स्टूडेंट्स, आज हमारे वीआर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का एसएसटी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। उसमें हम हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन लेंगे जिसका नाम है हिस्ट्री व्हेन वेयर एंड हाउ। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम आज कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है। जिस इसमें से फर्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, colonization of India, major developments in India under colonial rule and sources of modern Indian history। इसमें हम ये जो 4 पॉइंट्स देखने वाले इसके बारे में आपको कुछ इंट्रोडक्शन देती हूँ। पहला है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री हम इस लेसन में जानेंगे कि जब ब्रिटिश लोग अपने इंडिया में आए थे, है ना, जब ब्रिटिश लोगों ने अपने इंडिया में अपना राज्य, अपना साम्राज्य बनाया, उस टाइम का इतिहास कैसा था, वो काल कैसा था, है ना, वो हम इसमें जानेंगे। कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, कोलोनाइजेशन मीन्स वसाहतवाद। उस काल में लोगों को जो सामान्य जो पीपल्स थे वो उनके जो मतलब वसाहत होती थी, मतलब उनके प्रदेश या फिर उनके घर, मतलब जो जगह होते थे उस पे क्या मतलब किस टाइप से वाद चलता था, उसके बारे में हम जानेंगे। और थर्ड पॉइंट है मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडिया अंडर कॉलोनियल रूल, मतलब कॉलोनियल रूल मतलब वसाहत के जो नियम थे, जो रूल्स थे, उसके ऊपर क्या क्या बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं अपने इंडिया में, वो हम देखेंगे। इसके बाद है सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेस है, मतलब आधुनिक भारत के इतिहास के क्या क्या स्रोत है, वो हम इस लेसन में जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। In the previous class, we read how the trade of the Indian subcontinent with the outside world grew and people such as the Turks, Afghans and Mughals came to our country with the new customs and items of common use। तो हमने पिछले क्लास में, मतलब जब 7th स्टैंडर्ड के क्लास में हमने ये पढ़ा था कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट अपने भारत के जो उपखंड थे उसमें पूरी मतलब दुनिया के जो बाहर के जो मतलब लोग अपने इंडिया में आके जो अपने प्रदेश को हथियाते थे, अपने इंडिया के प्रदेशों पे अपना राज्य चलाते थे। जैसे उनमें से कौन कौन से, जैसे तुर्क है, अफगान थे, मुगल्स थे, है ना। तो ये अपने कंट्री के मतलब इंडिया के बाहर से आके अपने इंडिया में वो राज्य करने की उनकी चाह थी और वो यहाँ पे आके कई सालों तक उन्होंने अपने इंडिया पर राज किया। और उन्होंने जब जब वो अपने मतलब जैसे जैसे अलग अलग मतलब बाहर के लोग, अलग अलग लोग अपने कंट्री में आए, तो उन्होंने अपने कुछ अलग अलग डेवलपमेंट, अलग अलग कुछ नियम उन्होंने बनाए, जैसे कस्टम्स वगैरह, नए नए कस्टम्स लगाए और नए नए आइटम जो भी कॉमन यूज में आते हैं वो सब उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने चेंजेस उन्होंने अपने अपने राज्य में, अपने इंडिया में किए थे। दिस डेवलपमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड अवर इकोनॉमी, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो अलग अलग टाइप के जो डेवलपमेंट्स उन्होंने किए थे, तुर्क आए तो उन्होंने अपने अलग डेवलपमेंट किया, अफगान आए उन्होंने अपने अलग डेवलपमेंट किए, मुगल्स आए उन्होंने अपने कुछ अलग रूल्स बनाए, अलग कुछ उन्होंने डेवलपमेंट किया। तो इनके जो अलग अलग डेवलपमेंट्स थे, इसका अपने इकोनॉमी पर, अपने इंडिया के आर्थिक व्यवस्था पर, अपने सामाजिकते पर और अपने राजनीतिक सिस्टम पर बहुत ही ज़्यादा ऐसे मेजर कुछ इन्फ्लुएंस, मतलब कुछ वो सब चीज़ें अपने इंडिया में वो अपने इकोनॉमी को, सोशल सिस्टम को और मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। Along with these new ideas, practices, customs and art forms were born that lent great diversity to our culture and society। तो ये जो अलग अलग नए नए आइडियाज़ थे, नए नए प्रैक्टिसेस थे, अलग अलग जो बाहरी आने वाले अपनी कंट्री में जो बाहर के जो लोग आए थे, उन्होंने जो भी नए नए जो डेवलपमेंट्स किए, तो उसका जो पूरा असर है वो उससे क्या हुआ, एक कुछ मतलब नई विविधता का रूप अपने इंडिया में, नई विविधता का रूप एक धारण हुआ अपने कल्चर पर, अपने संस्कृति पर, अपने समाज पर, एक नई कुछ ऐसी विविधताएं निर्माण हुई। इन दिस बुक
we will read about the next wave of changes which the Indian subcontinent experienced from the 18th century onwards following the arrival of people from Europe, particularly the British. इस बुक में या इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि ये सब तो तुर्क अफगान ये तो पुराने हो गए थे दूसरे मतलब इसके बाद में फिर जो नए नियम आए, जो नए लोग आए अपने इंडिया पे राज करने के लिए, वो थे ब्रिटिश लोग, है ना। ब्रिटिश लोगों ने क्या क्या और नए डेवलपमेंट्स किए, क्या क्या चेंजेस किए अपने इंडिया में, अपने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, है ना, अपने इंडिया के कल्चर में, जो भी मतलब चीज़ों में क्या क्या डेवलपमेंट किए, ये सब हम इस लेसन में जानेंगे। दिस पीरियड इज कॉल्ड द मॉडर्न पीरियड और द ब्रिटिश पीरियड। ये जो ब्रिटिशों का जो काल था, इसको मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको ब्रिटिश पीरियड भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉलोनियल पीरियड, और इसको हम कॉलोनियल पीरियड के नाम से भी जाने जाते हैं। कॉलोनियल मीन्स वसाहतवाद, है ना, वसाहतवाद का काल, इस नाम से भी इस ब्रिटिश के काल को जाना जाता है। लेट अस स्टडी दिस पीरियड इन डिटेल, इस पीरियड को हम डिटेल में जानेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज ब्रिटिश पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब ब्रिटिश का काल, ब्रिटिश का पीरियड, अपने भारत के इतिहास में ब्रिटिश का कौन सा पीरियड था, क्या 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 हुआ था उस पीरियड में, वो सब हम इस पॉइंट में जानेंगे। इन द 19th century, when British historians started writing the history of India, they showed little appreciation of Indian society, economy and politics before the arrival of the British. मतलब 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए थे, वो कौन सी सेंचुरी थी, 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जब भारत का इतिहास लिखना स्टार्ट हुआ, 19th सेंचुरी में भारत का इतिहास लिखना जब स्टार्ट हुआ, और वो इतिहास किसने लिखा, ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने, मतलब ब्रिटिश के जो इतिहासकार थे उन लोगों ने ही अपने भारत का इतिहास लिखना स्टार्ट किया था। तो उसमें उन्होंने कुछ मतलब अपने भारत के जो समाज थे, सोसाइटी, भारत की आर्थिक व्यवस्था और पॉलिटिक्स, इन सब के ऊपर कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञता दिखाई थी, मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने दया दिखाई थी अपने हिस्ट्री में। एंशियंट एंड medieval India were regarded as periods when there had been no changes or development, with the ordinary people passively toiling away under generations of cruel rulers। मतलब जो एंशियंट या एंशियंट पीरियड में या मिडाइवल पीरियड में इंडिया के जो मतलब जो भी राजा हो गए थे, उन्होंने अपने इंडिया के इसमें मतलब कोई भी चेंजेस नहीं किए थे, या फिर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था अपने ऑर्डिनरी पीपल्स के लाइफ में। तो क्योंकि वो जो राजाएं थे उस टाइम के, वो जो सत्ताधारक जो लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूअल थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे थे, बुरी प्रवृत्ति के थे। तो इसलिए वो वहाँ तक उस टाइम की जो जनता थी उन जनता को बहुत ही ज़्यादा दुख देते थे, उन पर अत्याचार करते थे, और वो उन्होंने कोई भी उसमें नई डेवलपमेंट की नहीं थी। तो इसलिए वो उनको बहुत ही ज़्यादा क्रूअल रूलर्स कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा बुरी प्रवृत्ति के राजा उन्हें कहा जाता है। In addition, there were several other social evils present such as sati, caste system and low status of women। इसके बाद इसमें कुछ और एडिशन उन्होंने किया, क्या, जो मतलब जो सिविरल अदर्स मतलब जो सोशल समाज में उन्होंने कुछ नए मतलब रूल्स उन्होंने जोड़े, और वो भी बहुत ही बुरी प्रवृत्ति के रूल्स उन्होंने जोड़े, जैसे सती प्रथा, है ना। मतलब पहले के ज़माने में जब किसी महिला के जो हस्बैंड या पति होते थे, तो अगर उनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी जो वाइफ होती थी उनको भी उस मतलब मरना पड़ता था, या उनको भी खुद की जान अपने प्राण त्याग करने पड़ते थे, तो उसको सती प्रथा कहा जाता है। और दूसरी जो प्रथा थी वो है कास्ट के ऊपर का, मतलब कास्ट के ऊपर वो लोग क्या करते थे, कास्ट सिस्टम उन्होंने बनाया था, मतलब जाति भेदभाव जो थे, वो भी एक प्रथा उन्होंने अपने साम्राज्य में लगाई थी।
तो लो स्टेटस ऑफ वुमेन, मतलब औरतों को बहुत कम लिखना, औरतों को किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं था, उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। तो इस टाइप के कुछ नए रूल्स फिर उन्होंने अपने उन क्रूअल रूलर्स ने अपने साम्राज्य में कुछ नए रूल्स ये लगाए गए थे। Thus, pre-British period, according to them, was a dark period of Indian history, and the modern period of Indian history began with the arrival and establishment written by British historian, focused primarily on the rule of each governor general. फिर उसके बाद में प्री ब्रिटिश के पीरियड में, मतलब जब ब्रिटिश नहीं थे, ब्रिटिश के पहले, ब्रिटिश रूलर्स आने के पहले पहले के काल में, जब हिस्ट्री अपनी स्टार्ट हुई थी मॉडर्न पीरियड में, तो उसमें जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, मतलब कुछ नए स्थापना हुई थी किसी चीज, मतलब कुछ नए उन्होंने रूल्स प्लान किए थे। और जब ब्रिटिश का काल आया, जब मॉडर्न इंडिया में, जब हिस्ट्री मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री हम देखेंगे तो उसमें जब ब्रिटिश लोग आए थे तो उसकी हिस्ट्री जो थी वो ब्रिटिश के जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने ही वो लिखी थी। तो उनमें जो वो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन जो थे वो ज़्यादातर फोकस अपने हिस्ट्री में या अपने स्टोरी में वो ज़्यादातर फोकस किस पे करते थे, अपने उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल होते थे, जो रूलर जिसको गवर्नर जनरल कहा जाता था, उन पर ही बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, उनके ही बारे में वो सबसे ज़्यादा उस हिस्ट्री में लिखते थे। They completed ignore issues such as the day-to-day life of people, how they earned their living and the type of food they produced. उन्होंने अपने हिस्ट्री में ये बताया गया था कि जो गवर्नर जनरल्स हैं वो कम्प्लीटली क्या करते थे, जो उनके साम्राज्य के जो भी ऑर्डिनरी पीपल्स थे, उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे डे टू डे के, दिन पर दिन के जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते थे, जैसे खाने के प्रॉब्लम या फिर किसी और चीज़ के प्रॉब्लम, उसको वो पूरे टोटली क्या करते थे, इग्नोर करते थे, वो उनके तरफ ध्यान ही नहीं देते थे, ना ही अपने और जो जनता थी उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे खाना नहीं मिलता था, या जो गरीब लोग होते थे उनको खाना नहीं प्रोवाइड होता था, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो कभी सोचते थे, उनको पूरा वो इग्नोर कर देते थे। They also did not explain how did the new ideas and movements spread and become popular, and how did the culture and society transform. तो इससे वो जो हिस्टोरियंस है वो गवर्नर जनरल्स के बारे में ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते थे कि उन्होंने अपने साम्राज्य में कभी भी कोई नए आइडिया, नई कल्पना या नई कुछ डेवलपमेंट उन्होंने की हो, इस तरह से कोई भी टॉपिक या कोई भी बात उसमें नहीं आई थी। और या उनके उस साम्राज्य में कोई भी नए भारत के कल्चर में, संस्कृति में या सोसाइटी में कोई भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। The British thinker and historian James Mill, in his book The History of British India 1817, denounced the pre-British period and glorified the British rule in India. एक ब्रिटिश के जो थिंकर थे या फिर जो हिस्टोरियन थे जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये बुक लिखी थी 1817 में, ब्रिटिश इंडिया का भारत के ब्रिटिश इंडिया का इतिहास, तो ये बुक उन्होंने लिखी थी 1817 में, 1817 में। तो उसमें उन्होंने प्री ब्रिटिश पीरियड ब्रिटिश के पहला वाला जो काल था उसकी उन्होंने बहुत ही ज़्यादा निंदा की थी, उसके बारे में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरा भला अपने उस बुक में लिखा था कि वो बहुत ही बुरे शासक थे, बहुत ही बुरे राजा थे उस टाइम के। और उन्होंने ब्रिटिश रूल, अपने भारत के ब्रिटिश रूल को उन्होंने उसमें ग्लोरीफाइड किया था। ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड। ये जो ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एक हिंदू, मुस्लिम और दूसरा है ब्रिटिश, तीसरा है ब्रिटिश पीरियड, ठीक है।
While the Hindu and Muslim periods were identified with everything that obstructed the growth of Indian society, the British period was seen as the dawn of modern civilization characterized by egalitarian progressive values. मतलब जब हिंदू और मुस्लिम ये जो दो पीरियड थे इनमें तो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्ट होते ही जा रहे थे अपने मतलब कंट्री के ग्रोथ में। मतलब हिंदू मुस्लिम में हमेशा जो ब्रिटिश लोग थे वो हमेशा उनमें कुछ ना कुछ वाद मतलब करते थे और उन दोनों में मतलब सोसाइटी में हमेशा कुछ ना कुछ वाद विवाद उनमें होता ही रहता था। और जो ब्रिटिश पीरियड है वो हमेशा मतलब ब्रिटिश पीरियड से एक नई सुबह मतलब मॉडर्न आधुनिक संस्कृति की एक नई सुबह आई, इस तरह से उन्होंने अपने बुक में नोट किया था। In the modern or British period, a number of changes took place that completely transformed the life of people. जो ब्रिटिश पीरियड में कुछ ऐसे छोटे मोटे ऐसे कुछ चेंजेस हुए थे जिसने वहाँ के पीपल के लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था, मतलब कम्प्लीटली उनको चेंज कर दिया था। दिस पीरियड वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, न्यू इंडस्ट्रियल टेक्निक्स एंड सो ऑन। जो उस पीरियड में जो भी मतलब कैरेक्टराइज्ड मतलब वो जो कैरेक्टराइज थे वो अर्बनाइजेशंस के थे और उसके थ्रू मतलब शहरी जो बदलाव होते हैं उसके हिसाब से उन्होंने कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स किए थे। और मतलब जैसे कि ट्रांसपोर्ट लाना या फिर टेली कम्युनिकेशन मतलब संवाद के लिए साधन लाना है ना, इस तरह से मतलब कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव ब्रिटिश लोगों ने अपने इंडिया में किए थे। और उसमें उन्होंने कुछ न्यू मतलब जैसे इंडस्ट्रियल टेक्निक मतलब कारखाने वगैरह बनाना, ऐसे कुछ उसने उन्होंने कुछ तंत्रज्ञान लाए थे। The British were also regarded as responsible for introducing a uniform and modern administrative structure throughout the country. जो ब्रिटिश लोगों ने जो मतलब नए जो तरीके उन्होंने अपनाए थे और नए उन्होंने कुछ जो चेंजेस किए थे उसका इंट्रोडक्शन उन्होंने मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू उन्होंने अपने इंडिया में किया था। Mills view drew wholehearted support from a dominant section of British administrators and historians called Agnicollists। मतलब जो मिल्स ये जो जेम्स मिल है जो हिस्टोरियन है उन्होंने पूरा जो अपना सपोर्ट है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिया था अपने और उन्होंने उस बुक में भी नोट किया था। तो इस तरीके के जो हिस्टोरियंस थे ब्रिटिश हिस्टोरियंस उनको एंग्लिस्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। However, later historians have questioned such a periodization of Indian history. They regarded that James' division was full of the following drawbacks। मतलब जो मतलब जैसे हिस्टोरियंस ने अपने जो बुक में से कुछ क्वेश्चंस वगैरह उन्होंने मतलब उनको जब इंडियन हिस्ट्री के बारे में कुछ क्वेश्चंस अगर उनको आते थे तो मतलब वो जब सोचते थे इंडियन हिस्ट्री के बारे में ब्रिटिश काल के तो उनको उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसे उनको दोष दिखाई पड़ते थे कि मतलब उसमें कुछ ना कुछ ऐसे गलतियां हैं, उस रूलर वो कुछ मतलब गलतियां कर रहा है या कुछ मतलब बुरा हो रहा है, कुछ दोष उसको दिखाई देते तो वो दोष उन्होंने अपने उस बुक में द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मतलब ब्रिटिश पीरियड उस बुक में उन्होंने कुछ दोष ऐसे लिखे गए थे वो यहाँ पे दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। फर्स्ट है इट वॉज बेस्ड ऑन द रिलीजियस ऑफ द रूलर्स। मतलब वहाँ के ब्रिटिश काल में जो मतलब रिलीजन्स थे जो धार्मिकता थी वो पूरी किस पर बेस्ड थी, उस रूलर्स पे, उस साम्राज्य के राजा पे, उस किंग पे। इट इग्नोर्ड द सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स इन द सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर। और वो जो राजा थे वो मतलब ऐतिहासिक जो डेवलपमेंट्स होती थी उसमें वो सोसाइटी को, आर्थिक व्यवस्था को और कल्चर को पूरी तरह से इग्नोर करते थे, वो उसमें इन तीन चीज़ों को ऐड नहीं करते थे। इवन द रूलर्स इन एशियंट इंडिया
did not share the same faith. The historians pointed out that diverse faiths have existed in India at all times, and that rulers of different faiths have ruled in the same period. और इतना ही नहीं तो बल्कि जो प्राचीन काल के जो प्राचीन इंडिया के जो रूलर्स थे, उन्होंने ये चीज़ें कभी किसी मतलब बुक में मतलब शेयर नहीं की थी। और जो हिस्टोरियंस थे, जो इतिहासकार जो लोग थे, उन्होंने हमेशा इंडिया के जो को एग्जिस्टेड फेथ्स है उनको हमेशा डाइवर्स किया था। और जो मतलब जो रूलर्स थे वो हमेशा डिफरेंट मतलब अलग अलग फेथ के रूलर्स थे, जिन्होंने अपने सेम पीरियड में उसमें रूल्ड किया था। Moreover, such a periodization suggests that beliefs of the common people do not matter at all. They challenged Mill's periodization and pointed out that the British period was not all that enchanted. मतलब periodization सजेस्ट में जो मतलब कालावधि में ब्रिटिश काल में जो मतलब सामान्य जो लोग थे, कॉमन पीपल्स जो थे, वो उस टाइम के राजा को कोई भी मैटर नहीं करते थे। मतलब वो सिर्फ अपने साम्राज्य को बढ़ाना और अपने बारे में ही वो हमेशा सोचते थे, ताकि बल्कि उनके साम्राज्य के जो भी सामान्य लोग थे उनके बारे में वो कभी सोचते थे, उनका कोई भी वो मतलब वो लोग उनको कोई मैटर नहीं करते थे। They challenged Mill's periodization and pointed out that the British period was not all that enchanted. It is because under British rule, people in India did not have access to freedom or liberty, and many had no access to equality. मतलब वो जो ब्रिटिश रूल के अंडर में जितनी जो भी चीज़ें मतलब जो भी लोग आते थे भारत के, अपने इंडिया के जो भी लोग ब्रिटिश रूल के अंडर में थे, उनको किसी भी चीज़ की फ्रीडम उन्होंने नहीं दी थी। मतलब कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी उनको, ना ही कोई हक था, कोई लिबर्टी नहीं थी, और कोई भी उनमें समानता भी नहीं थी। According to them, even the benefits of economic growth made during the British period do not seem to have reached to the common India. They rather refer to the British period of Indian history as the colonial period. मतलब उनके हिसाब से वो जो हिस्टोरियंस थे जिन्होंने उस टाइम की हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमें बताई है, उनके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ में कुछ मतलब बेनिफिट हमें मिला, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने कुछ चेंजेस किए थे ना इकोनॉमिकली। मतलब जैसे कुछ फैक्ट्रीज नहीं बनाना या कुछ मतलब अलग टाइप के कुछ उन्होंने जो डेवलपमेंट्स किए थे ना, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, तो ऐसे जो डेवलपमेंट किए थे उससे इकोनॉमिक मतलब कंडीशन तो अच्छी हुई थी, उसमें कुछ मतलब ग्रोथ हुई थी। लेकिन जो बाकी की चीज़ें थी वो उन्होंने कुछ मतलब उसको जैसे क्या वैसे लगा था। मतलब जैसे लोगों को मतलब बुरा देखना या लोगों की मतलब भलाई के बारे में सोचना है ना, ये सब चीज़ें जो है वो उन्होंने नहीं की थी। तो इसलिए वो मतलब एक सामान्य भारत की तरह वो मतलब चला गया। तो इस तरह से मतलब जो ब्रिटिश पीरियड की जो इंडियन हिस्ट्री थी उसको कॉलोनियल पीरियड के भी नाम से जाना गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। When a country is ruled by another country, it leads to many political, economic, social and cultural changes in the former. मतलब ये जो अपनी इंडिया जो कंट्री है, जब वो मतलब जब दूसरे रूल के अंडर में थी, तो तब कुछ पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल में कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन। उस प्रोसेस को कोलोनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, मतलब वसाहतवाद कहा जाता है। द कंट्री विच इज रूल्ड बाय अनदर कंट्री इज कॉल्ड अ colony of the latter, while the country that rules is called the imperialist country. मतलब जब एक कंट्री किसी और कंट्री के मतलब किसी और कंट्री की तरह रूल कर रही है, तो ऐसे मतलब ऐसे कंट्री को कॉलोनी कहते थे। और जो कंट्री उस मतलब उस कंट्री पे जो राजा या फिर जो भी रूलर था, जो रूल कर रहा था, और जो कंट्री उस पर दूसरी कंट्री पर अपना साम्राज्य कर रही थी, अपना रूल अपने
रूल कर रही थी, तो ऐसे कंट्री को इम्पेरियलिस्ट कंट्री के नाम से जाना जाता था, मतलब साम्राज्यवादी कंट्री, साम्राज्यवादी देश। The main purpose of colonization for the imperialist country is to derive maximum benefits for itself by exploiting the economy of its colony। तो ये इसका मेन उद्देश्य क्या था कॉलोनाइजेशन का, वसाहतवाद का मेन उद्देश्य ये था कि जो भी कंट्री मतलब साम्राज्य कर रही है उस कंट्री के मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका फायदा है ना, बेनिफिट्स, उसके फायदा कहाँ से हो, किस टाइप से, मतलब किस तरीके से उसका फायदा हो सकता है इकोनॉमिकली या किसी भी तरह से, तो वही उनका मेन उद्देश्य होता था। Following the Industrial Revolution, England's industrial production increased at an unprecedented scale within a very short span of time. The need to control territories that would serve as markets for their products and also supply resources to support their domestic industries resulted in the colonization of many non-European countries by England। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश लोगों ने जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट थे वो उन्होंने किए थे। तो जब उन्होंने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तैयार किया तो उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट किया और उसमें कुछ ऐसे मतलब बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा मुनाफा उन्होंने हासिल कर दिया था। और उसमें कुछ ऐसे कंट्रोल टेरिटरीज थे और उन्होंने जो भी अपने फैक्ट्रीज में जो भी प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट्स के वो मार्केट्स करते थे, प्रोडक्ट्स बेचते थे उस फैक्ट्री में बना के, जो जिस भी प्रोडक्ट की वो प्रोडक्ट का वो बिजनेस करते थे, तो उसके सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो दूसरे जो रिसोर्स थे वो उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत बड़ी रिसोर्स थी उनको सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह से वो मतलब ये जो कोलोनाइजेशन, ये जो वसाहतवाद का जो रिजल्ट था वो ज़्यादातर इसमें नॉन यूरोपियन लोगों कंट्री से ही आया था। जैसे इंग्लैंड जो है वो नॉन यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ से ज़्यादातर सपोर्ट इनको ब्रिटिश लोगों को मिलता था। That was how India became a colony of England. Let us know how it's happened। तो अपने मतलब जो इंडिया है वो एक इंग्लैंड की कॉलोनी कैसे बनी थी, तो इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का ये वीडियो यही ख़त्म होता है। और इतने टॉपिक में आज के जितने भी टॉपिक हम पढ़े उसमें अगर आपको कोई किसी भी टाइप का मतलब किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।